हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज से हम एक नया चैप्टर नंबर 11, जैसे कि आपको पता है हम हमेशा सीक्वेंस में ही चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ मैटर वेव स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले we'll talk about electron emission. We'll talk about electron emission. देखिए, हमें पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। ओके, इन मेटल्स दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशन, जिसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्लियर। और ये जगह में इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ रखड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दे आर फ्री टू मूव इन दिस रीजन, इन अ स्पेस बिटवीन दिस आयंस। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उतने भी फ्री नहीं है कि मेटल से ही दूर चले जाए, मेटल से ही फ्री हो जाए। क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मेटल से फ्री होने की कोशिश करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन उनको वापस खींच लेते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट बॉल हवा में डालेंगे तो अर्थ से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है। हाँ, अगर आप उसको इनफ एनर्जी देते हैं, जो ग्रेविटेशन में पढ़ा था, इफ यू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी सच दैट ऑब्जेक्ट विल गेन वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाता है। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज जस्ट लाइक, जैसे एटम में अलग अलग ऑर्बिट्स होती है, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी, वो अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए आपको अलग अलग एनर्जी देनी पड़ती है। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, उसको बाहर निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देना पड़ता है। जो अंदर है, उसको निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। उसी तरह से मेटल्स में भी, इट इज़ नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, बट उसी तरह से मेटल में भी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर कंसिडर्ड एज इफ दे आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट्स। एज इफ मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन मेटल में सरफेस पे है, मतलब आउटर ऑर्बिट में है, उनको निकालने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा, और जो इंटीरियर रीजन में है, उनको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब यू कैन रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल, यू कैन रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल। कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन्स, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल सकते हैं। सो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गिवन मेटल। देखिए, यहां पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी कितना सप्लाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा? तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गिवन मेटल, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गिवन मेटल is called work function of the metal. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये जो वर्क फंक्शन है डिनोटेड बाय 50, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। वर्क फंक्शन की वैल्यू टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, सरफेस पॉलिश्ड है, रफ है, क्लीन है कि नहीं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इवन इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मेटल ऑल्सो, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट आपकी बुक में नहीं दिया, पर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मेटल ऑल्सो। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन मेटल, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन।
सभी इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी अलग अलग है, लेकिन जिसको बाहर निकलने के लिए सबसे कम एनर्जी देना पड़ता है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। जैसे कि क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अब 10 बच्चे बैठे हैं तो किसी के पास 90 रुपीज़ है, किसी के पास 80 रुपीज़ है, किसी के पास 70 रुपीज़ है, किसी के पास 40 रुपीज़ है। सपोज 5 बच्चे ले लेते हैं तो 90 रुपीज़, 80, 70, 40, 10 रुपीज़ है। अब फिल्म देखने के लिए 100 रुपीज़ चाहिए। ओके, अब इनमें से एक भी लोग फिल्म देखने नहीं जा सकता है क्योंकि सबके पास लेस रुपीज़ है। क्लियर? जो रिक्वायरमेंट है वो 100 है पर उनके पास है 90 रुपीज़। तो अगर मुझे इसको क्लास से एस्केप करना है तो मुझे 10 ही रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन इसको एस्केप करना है तो 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, इसको निकालना है तो 90 रुपीज़ देना पड़ेगा। मतलब सबको थिएटर भेजने के लिए मुझे अलग अलग अमाउंट देना पड़ेगा, तब जाके वो वहाँ पहुँचेंगे। क्लियर और नॉट? अदरवाइज क्या 100 रिक्वायर्ड है 90, मीन्स दे हैव नेगेटिव अमाउंट। क्लियर? 10 रुपीज़ कम है इसके पास 20 कम है, इसके पास 30 कम है, इसके पास 60 कम है, इसके पास 90 कम है। मतलब जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, हम इलेक्ट्रॉन की लैंग्वेज में बात करें तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब अगर मनी के टर्म्स में कंसीडर करें तो इस क्लासरूम का वर्क फंक्शन कितना है तो 10 रुपीज़, लेकिन 10 रुपीज़ देंगे तो एक ही बंदा निकलेगा बाहर। यस और नो? सब नहीं निकल जाएंगे। मतलब दिस इज मिनिमम एनर्जी कि यहां से किसी को निकालने के लिए मिनिमम इतने रुपए दो तो ये निकल जाएगा, ऐसा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल उसे कहते हैं वर्क फंक्शन, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। क्लियर और नॉट? उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। अब ये जो वर्क फंक्शन है जनरली एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। वोल्ट इज जूल पर कूलम, कूलम कैंसिल हो गया, 1.6 10⁻⁻19 जूल। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जो वर्क फंक्शन है अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 388 पे आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा है और सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है। सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन कम है, इट इज़ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लेटिनम का जो है वो है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा है। मतलब प्लेटिनम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यू हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्लेटिनम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यू हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपेयर टू सीजियम। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालने की मेथड क्या है? हाउ यू कैन सप्लाई एनर्जी? क्रिकेट बॉल है तो आप फेंक सकते हो, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी फेंक सकते हो, इलेक्ट्रॉन को फेंक नहीं सकते हो। तो टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल देर आर डिफरेंट मेथड्स, देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस। जो पहला प्रोसेस है टू एस्केप इलेक्ट्रॉन इज थर्मियोनिक एमिशन। इट इज थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है? यूजिंग अ सुटेबल प्रोसेस यू कैन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द मेटल। तो उससे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है विल गेन थर्मल एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन विल गेन थर्मल एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, पहला इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्मियोनिक एमिशन मतलब बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी मीन्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल यू कैन escape this electron from the metal. That is the first process, thermionic emission. Second जो मेथड है that is field emission. Field emission किसे कहते हैं? If you keep metal in a strong electric field, in a strong electric field of the order of 10⁸ volt per meter, if I am not wrong. So if metal is placed in a very strong electric field of the order of 10⁸ volt per meter, electrons can be pulled out from the metal. Electron can be pulled out मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल को रखे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खींचे चले आएंगे। और जो तीसरा मेथड है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में बच्चों, वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है उसमें क्या होता है?
कि you have to incident electromagnetic radiation of sufficient high frequency. You have to incident electromagnetic radiation of sufficient high frequency on this metallic surface. तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे. ओके, सो if electromagnetic radiation of sufficient high frequency are incident on this metallic surface, इलेक्ट्रॉन एमिशन विल स्टार्ट. और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ओके, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो देयर आर 3 मेथड्स, ओके, ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन: थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. है तो इलेक्ट्रॉन्स ही, बट एज दे आर एमिटेड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनका नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ तब ये इलेक्ट्रॉन क्या है वो मालूम नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जैसी चीज भी कोई होती है. तो पहले तो ऐसा मानते थे कि यहां से नेगेटिव चार्ज एमिट होता है, ऐसा हम मानते थे. ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इट वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज एक्सीडेंटली फाउंड आउट बाय हर्ट्ज. हर्ट्ज क्या कर रहा था आपको मालूम है? मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैथमेटिकली प्रपोज किए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा भी कुछ होना चाहिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैक्सवेल ने बताया था. लेकिन उसने मैथमेटिकल स्टडी किया था, थियोरेटिकल स्टडी किया था. मैक्सवेल मैथमेटिशियन था, तो उसने ये प्रपोज किया था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा भी कुछ होता है. मैक्सवेल ने ये अनाउंस किया उसके 32 इयर्स के बाद. आफ्टर 32 इयर्स हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेबोरेटरी में जनरेट किए, और उसकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी वो मैंने आपको बताया था. देर आर 2 मेटालिक रॉड्स, देर आर 2 स्पीयर्स. दिस मेटालिक रॉड्स आर कनेक्टेड विथ इंडक्शन कॉइल, हाई वोल्टेज सप्लाई इंडक्शन कॉइल. यहाँ स्पार्क जनरेट होता था, यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते थे. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ एक डिटेक्टर हुआ करता है, और ये डिटेक्टर कैन डिटेक्ट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से पास होते हैं तो यहाँ पे भी स्पार्क जनरेट होता है. हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व किया कि जब यहाँ पे एमिटर पे यहाँ पे यूवी रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं तो ये स्पार्क की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है. मतलब यहाँ जब यूवी रेडिएशन, ये तो रेडिएशन इंसिडेंट हो ही रहे, लेकिन यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इंसिडेंट हुए तो ये स्पार्क की इंटेंसिटी और बढ़ गई. तो उसने क्या किया, इसको बंद कर दिया और सिर्फ यूवी रेडिएशंस इंसिडेंट किए. तो यहाँ स्पार्क जनरेट हुआ. मतलब इससे ये पता चला कि ये जो यूवी रेडिएशंस, ये जो रेडिएशंस हैं, ओके, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, they can also emit electron from a metal. They can also emit electron from a metal. Okay? तो ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था. तो ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर आगे और स्टडी किया गया. तो सबसे पहले तो हॉलवास ने स्टडी किया, और उसके बाद लिनार्ड ने उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया. हॉलवास ने क्या किया था देखिए, उसके बाद हम लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पहले लिनार्ड्स दिया हुआ है और बाद में हॉलवास दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हॉलवास ने क्या किया, इन 1887 में हर्ट्ज ने ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिस्कवर किया, और उसके एक साल बाद 1888 में हॉलवास ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, ही टुक जिंक प्लेट कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, चार्ज डिटेक्ट करता है, कितना चार्ज है इस मेटल प्लेट के ऊपर वो डिटेक्ट करता है. तो हॉलवास ने क्या किया, ये जो जिंक प्लेट है
वो तीन तरह की जिंक प्लेट ली, एक नेगेटिवली चार्ज्ड, एक न्यूट्रल जिस पे चार्ज नहीं है, और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये तीन तरह की प्लेट उसने ली, एंड ऑल दिस प्लेट्स वाज अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोस्कोप। होल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आई कुड नॉट एक्सप्लेन यू, इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, जस्ट रेफरेंस इजी है, आप समझ लीजिए। ये तीन तरह की प्लेट ली और तीनों प्लेट पे उसने यूवी रेडिएशंस इंसिडेंट किए। जब हॉलवास ने ये एक्सपेरिमेंट किया तब तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम भी नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता है। तो यहां पे जब यूवी रेडिएशन इंसिडेंट हुआ तो यहां से नेगेटिव चार्ज एमिट हुआ, मतलब एज इट वाज कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रोस्कोप, उससे हमें पता चलता है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज लूज किया। जो न्यूट्रल प्लेट है, न्यूट्रल, वो बन गई पॉजिटिव, क्योंकि इसने न्यूट्रल थी, नेगेटिव रिलीज करेगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर और नॉट? इट विल बिकम अ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है बच्चों? नाउ यहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट जो है, देखो बच्चों ध्यान से, थोड़ा दिख तो रहा है ना आप लोगों को, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट जो है, दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, अगर उसको हम यूवी रेडिएशन सप्लाई करेंगे, तो ये इट विल बिकम मोर पॉजिटिव। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो इट विल बिकम मोर पॉजिटिव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज एमिट होते हैं उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, एंड एज दे आर एमिटेड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हें नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है हॉलवास एक्सपेरिमेंट, उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे। उसके बाद लिनार्ड ने क्या किया, लिनार्ड नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसने ऐसा एक वैक्यूम ट्यूब लिया, यहाँ एक क्वार्ट्ज विंडो रखा। क्वार्ट्ज विंडो इसलिए वैक्यूम ट्यूब है, अगर यहाँ विंडो नहीं रखेंगे तो यहाँ पे एयर मोलिक्यूल सेंटर हो जाएंगे, और उससे क्या होगा एयर मोलिक्यूल से कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और एयर मोलिक्यूल के साथ कोलिजन करेंगे, तो जो हमें डिटेक्ट करना है वो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ क्वार्ट्ज विंडो रखा गया, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये क्वार्ट्ज विंडो पे इंसिडेंट किए गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूवी रेडिएशंस इसके ऊपर इंसिडेंट किए गए। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट किए गए तो ये पता चला, देखिए ये एमिटर है, इट विल कलेक्ट इलेक्ट्रॉन। कलेक्टर को रखा गया पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर। यहाँ एक ये एमिटर है, ये एमिटर है। ओके, ये एमिटर है जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ये एमिटर है जो करंट डिटेक्ट करेगा। इट इज माइक्रो एमिटर। क्लियर? क्योंकि इतना ज़्यादा करंट तो मिलेगा नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब यहाँ इंसिडेंट हुए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। ओके, एज कलेक्टर इज पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे पहुंचेंगे एंड कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये रीडिंग दिखा रहा है। उसका मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ये लिनार्ड ने बताया। जब हम ये रेडिएशन बंद कर देते हैं तो करंट भी जीरो हो जाता है। उसका मतलब कि इस करंट में इस रेडिएशन का इम्पॉर्टेंट रोल है, इस करंट में इस रेडिएशन का इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी हम ये यूवी रेडिएशन मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको बंद कर देंगे, क्लियर, तो ये करंट भी बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो अभी तक जो पढ़ा हमने उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है कि व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, अब सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी में आपको ये भी याद रखना है, लूट माई, याद है एक स्टेटमेंट मैंने दिया था, लूट माई वी, फिर यूवी, देन एक्स रेस एंड गामा रेस। लू मतलब लंबा लॉन्ग रेडियो वेव, ट मतलब छोटा टूका शॉर्ट रेडियो वेव, ये माइक्रोवेव है, ये इंफ्रारेड है, ये विजिबल है, ये अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है, गामा है। इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। अब यूवी रेडिएशन में भी क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। किसी मेटल पे ऐसा नहीं कि इसमें यूवी रेडिएशन से
इलेक्ट्रॉन एमिट हो ही जाएगा। यूवी रेडिएशन में भी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी वाले यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करोगे तो इट इज पॉसिबल कि यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट ना हो पाए। क्लियर और नॉट? तो जो अल्कली मेटल्स है, लीना के रब, तो ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो अल्कली मेटल्स हैं, शायद यही है, इनकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? देखिए, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गिवन मेटल। सर्टेन, ये जो रेडिएशन है, किसी भी रेडिएशन से आप इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं कर सकते हो। ओके, यू नीड रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी। इफ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। कोई भी लाइट इंसिडेंट करके आप इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकते। ओके, तो इफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का डेफिनेशन ही यही है, इफ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, दिख तो रहा है ना, इफ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन मेटल, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखिए किसे कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन मेटल। अगर अल्ट्रावायलेट लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकता है, उसका मतलब यू मस्ट हैव टू गो फॉर एक्सरेज और गामा रेज। यस और नो? क्योंकि अगर ये नहीं कर सकता है तो ये तो कैसे करेगा? ये तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर यूवी नहीं कर सकता है तो ये कभी नहीं करेंगे। हाँ, अगर विजिबल लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करता है, मतलब ये इसमें से एक भी, लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, माइक्रो इंफ्रारेड, एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी it must be greater than certain minimum frequency, and that minimum frequency greater than or equal to certain minimum frequency. That minimum frequency is called threshold frequency, denoted by nu zero. हम लिखेंगे f0, threshold frequency nu zero. Clear or not? तो for most of the metals, threshold frequency lies in UV region of electromagnetic spectrum. For alkali metals, this threshold frequency lies in विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो ली ना के रब, क्लियर और नॉट? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम भी आता है, रुबिडियम भी आता है। तो ये जो मेटल्स हैं इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट लाइज इन विजिबल रीजन। अल्कली मेटल्स का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इट लाइज इन विजिबल रीजन। क्लियर और नॉट? ऑल दिस फोटोसेंसिटिव सब्सटेंसेस एमिट इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। क्लियर और नॉट? तो इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर बच्चों? नाउ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा दैट इज बेसिक्स ऑफ और इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में से क्यों नहीं निकलते हैं, कब निकलते हैं, कौन से प्रोसेस से निकलते हैं, और हमें जो डिटेल में स्टडी करना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, तो इसके लिए बहुत प्यार से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक अब लंबा चलने वाला है। तो अगर आप आराम से बैठ सकते हैं फॉर 30 मिनट और तभी आप इसको देखना स्टार्ट करना, नहीं तो अभी आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए, तो देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इसमें
देयर इज़ वन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विथ क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो क्यों रखते हैं वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि ये इवैक्यूएटेड मतलब यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया गया है। यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है जिसे हम एमिटर कहते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये कलेक्ट करेगा, इसलिए इसे कलेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा इसलिए इसे एमिटर कहते हैं। और इन दोनों के बीच हम कनेक्ट करेंगे सप्लाई। ओके, तो ये इन दोनों के बीच हम जो कनेक्ट करने वाले हैं वो कम्यूटेटर करके एक कनेक्शन बताया गया है, लेकिन हम सिंपल ऐसे ही एक रियोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ बैटरी कनेक्ट करते हैं और आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एमीटर भी लगा सकते हैं, माइक्रो एमीटर, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कम्यूटेटर बताया हुआ है। अब देखिए जो कम्यूटेटर बताया गया है दैट इज़ अ स्विच, मतलब यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक जैसा डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो क्रॉस द स्विच है, मतलब अगर पहले ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो क्रॉस स्विच को घुमा दो तो पोलैरिटी आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए उन्होंने जो डायग्राम बनाया है, आप देखिए यहाँ 2 पॉइंट्स और यहाँ पे ये जो क्रॉस द स्विच है, देयर मस्ट बी ए कनेक्शन। या आप ड्राइंग सीख जाना, ड्रॉ करना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये जो है इट इज़ कनेक्टेड विद दिस एंड दिस इज कनेक्टेड विद दिस। ओके, अब देखिए यहाँ से ये रियोस्टेट सीधा चलेगा, दिस इज रियोस्टेट एंड दिस इज बैटरी कनेक्टेड विथ रियोस्टेट। और यहाँ स्लाइडर होगा और ये जो स्लाइडर है इट इज़ कनेक्टेड विथ माइक्रो एमीटर, मतलब जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे वो यहाँ से आपको मिलेगा, ये करंट फ्लो होगा। और ये पॉइंट ऐसे कनेक्ट किया हुआ है यहाँ, और ये जो है वो ऐसे कनेक्ट किया गया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए मतलब इसको हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को आपने यहाँ कनेक्ट किया तो इस पॉइंट को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इनिशियली इसको हम पॉजिटिव रख रहे हैं ऐसा, ठीक है। इनिशियली ये जो कनेक्टर है इट इज़ कनेक्टेड विद दिस पॉइंट, मीन्स ये इन दोनों के बीच अगर हम कनेक्शन करेंगे तो कलेक्टर कैसा हो गया, देखिए ये कलेक्टर आ रहा है, ये कलेक्टर है, ये कैसा हो गया पॉजिटिव। और ये एमीटर किसके साथ कनेक्टेड है, इट इज़ कनेक्टेड विथ दिस पॉइंट। ओके, तो ये कनेक्टर जो है इट इज़ कनेक्टेड विथ नेगेटिव, ये नेगेटिव इनके साथ। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का अरेंजमेंट है, नथिंग एल्स। तो आपको क्या ड्रॉ करना है, देखिए ये ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। बाकी सब बहुत सिंपल है, आप देख लो। सपोज इनिशियली कलेक्टर इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर। सपोज कलेक्टर इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल V। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप आ जाइए। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल V, अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल V, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे क्या होगा? अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी इक्वल टू EV, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू द फील्ड चलते हैं एंड गेन एनर्जी, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये पेन टूवर्ड्स अर्थ अट्रैक्ट होता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ चलेगा, मतलब ये अगर कलेक्टर पॉजिटिव है, यहाँ रेडिएशन इंसिडेंट हुए, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे,
जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ एज कलेक्टर इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो यहाँ से जो भी निकलेगा उसको कलेक्टर अट्रैक्ट कर लेगा एंड ऑन रीचिंग कलेक्टर इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी इक्वल टू EV। ओके, इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी इक्वल टू EV, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिव उसको खींच लेगा, नेगेटिव उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव इसको खींचेगा। मतलब दोनों प्लेट, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक बार निकल गया तो ये दोनों प्लेट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी इक्वल टू EV। तो हमेशा याद रखना, वेन एवर एनी चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल V, दिख रहा है ना, तो वो चार्ज पार्टिकल कितनी एनर्जी गेन करेगा, EV जितना एनर्जी गेन करेगा। पहली बात। अब दूसरी बात देखिए कि ये कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव है, तो जब आपने यहाँ UV रेडिएशंस इंसिडेंट किए ऑन दिस मेटालिक सरफेस और सपोज इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, बिकॉज दिस फ्रीक्वेंसी सपोज इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। अब आपको पता है कि इस मेटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम एनर्जी से बाउंड नहीं है, सबके पास नेगेटिव एनर्जी अलग अलग है। यस और नो, नेगेटिव एनर्जी है तभी तो वो बाउंड है। क्लियर और नॉट, मतलब उनको बाहर निकालने के लिए उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, देखिए एनर्जी उसको मिलेगा कहाँ से, रेडिएशन से। रेडिएशन से इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, और ये याद रखना कि रेडिएशन कैन सप्लाई सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ईच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। जो बाहर आने के लिए सबसे कम एनर्जी का यूज करेगा विल कम आउट विथ मैक्सिमम। सबको मैंने 100 रुपए दिए, समझो ये सारे स्टूडेंट है, जो बाहर जाने के लिए सबसे कम खर्चा करेंगे विल कम आउट विथ मैक्सिमम। यस और नो, समझ में आ रहा है ना, जो बाहर जाने के लिए सबसे कम खर्चा करेंगे विल कम आउट विथ मैक्सिमम, और जो सब कुछ खर्च कर देंगे विल कम आउट विथ 0। तो उसी तरह से ये यूवी रेडिएशन से इनको एनर्जी मिलता है, बट दे स्पेंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कम आउट। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी से बाहर निकलेगा वो होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सबसे ज्यादा एनर्जी से बाहर निकलेगा वो पता नहीं है कितनी होगी, वो होगी सम मैक्सिमम। एस कलेक्टर इज पॉजिटिव, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा सबको कलेक्टर अपने पास बुला लेगा। जो 0 से निकला, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकला, उसको कितना एनर्जी मिलेगा, E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इतना, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको E से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना एनर्जी उसको मिलेगा। और जो मैक्सिमम से निकला वो भी अट्रैक्ट हो रहा है, उसको भी E मिलेगा। तो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल रीच एट कलेक्टर, क्लियर, दे हैव सफिशिएंट एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ चलेंगे एंड विल गिव करंट इन द सर्किट। तो जब कलेक्टर पॉजिटिव होता है तब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे वो सब कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे। हाँ, पर ऐसा नहीं होगा कि आप ये कलेक्टर का पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो यहाँ करंट बढ़ता जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं होगा। रीजन, यहाँ वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स ये यूवी रेडिएशंस ने एमिट किए। यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स ये यूवी रेडिएशन ने एमिट किए। बात समझ में आ रही है? बाकी और कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे, तो वही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे यहाँ पे जो ये यूवी रेडिएशन एमिट करेगा। मतलब ये कितना भी पॉजिटिव बढ़ा दो, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हाँ, फील्ड एमिशन हो सकता है, बट उतना भी पोटेंशियल हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का जो ग्राफ हम ड्रॉ करें कि जब ये कलेक्टर पॉजिटिव है, एमिटर नेगेटिव है, कलेक्टर इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर, तो उसमें आप वोल्टेज कलेक्टर का कितना भी बढ़ा दो, लेकिन ये जो करंट है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्लियर? वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा नहीं। हाँ, ओके। अब दूसरी बात देखिए, अगर आपने ये इंसिडेंट रेडिएशंस जो है, इंसिडेंट रेडिएशन, उसका इंटेंसिटी बढ़ाया, क्या बढ़ाया? इंटेंसिटी, मतलब हाई एनर्जी रेडिएशन, अगर यूवी रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाया तो करंट बढ़ जाएगा। पहले करंट I1 इंटेंसिटी पे करंट यहां मिल रहा था, अब I2 इंटेंसिटी बढ़ा है तो करंट बढ़ गया। ये क्यों होता है? दैट आई विल एक्सप्लेन यू। क्लियर? ज्यादा इंटेंस रेडिएशन इंसिडेंट करोगे
तो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता है। इंटेंसिटी सेम रखो, इंटेंसिटी सेम रखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी अल्ट्रावायलेट में अलग अलग रेंज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, पर इंटेंसिटी सेम रखने से करंट सेम रहता है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये याद रखना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ऑन कीपिंग इंटेंसिटी सेम, करंट रिमेन्स सेम। दिस आई फॉर करंट, दिस आई फॉर इंटेंसिटी, ये याद रखना। करंट रिमेन्स सेम, करंट को मैं छोटा ही कर देता हूं। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आई। क्या होता है कि इफ यू इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, कलेक्टर पॉजिटिव रखा है तो सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन जीरो एनर्जी से निकलता है वो भी यहां पहुंचेगा, जो मैक्सिमम से निकलता है वो भी यहां पहुंचेगा। और जब वो यहां पहुंचेगा तो आफ्टर रीचिंग एट कलेक्टर उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी होगी? ईवी, क्योंकि वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो जो जीरो से निकला वो भी अट्रैक्ट हुआ और यहां पहुंचते पहुंचते उसको कितना एनर्जी का गेन हुआ? ईवी। जो मैक्सिमम से निकला उसको भी ईवी गेन हुआ, जो जीरो से निकला उसको भी ईवी गेन हुआ। अब समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं ये कलेक्टर को नेगेटिव कर दूं, अगर मैं ये कलेक्टर को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दूं, अब क्या होगा पता है? ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन। तो कैन इलेक्ट्रॉन रीच एट कलेक्टर? यस, if they have enough energy to overcome, if they have enough energy to overcome, if they have enough energy to overcome, दिख नहीं रहा है भैया, अगर यहां से, अगर ये कलेक्टर को नेगेटिव कर दिया तो यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे सब यहां नहीं पहुंच सकते। क्यों पता है? कलेक्टर नेगेटिव है। मतलब पहले क्या था? कलेक्टर पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिलता था, अब कलेक्टर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर ईवी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रीच। कलेक्टर नेगेटिव कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन नीड्स सम एनर्जी टू रीच एट कलेक्टर। कितना एनर्जी चाहिए? ईवी। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास ईवी एनर्जी होगा वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी से निकले। तो जिनके पास एनर्जी ईवी या उससे ज्यादा है दे कैन रीच एट कलेक्टर। जिनके पास एनर्जी ईवी से कम है वो कलेक्टर पे नहीं पहुंचेंगे। जिनके पास एनर्जी ईवी से कम है वो कलेक्टर पे नहीं पहुंचेंगे। क्लियर? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट कलेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर हमने ये स्विच को क्रॉस कर दिया, मतलब ये स्विच को यहां कनेक्ट किया था उसकी जगह अगर मैं कलेक्टर को यहां कनेक्ट कर देता हूं, एमीटर को यहां कर देता हूं, मतलब कलेक्टर कैसा हो गया? देखिए, ये कलेक्टर कनेक्टेड विथ नेगेटिव, और ये पोटेंशियल आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रियोस्टेट स्लाइडर। यस और नो? तो यहां पे क्या होगा? जैसे ही ये कलेक्टर का पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन नीड सम अमाउंट ईवी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन नीड सम अमाउंट टू रीच एट कलेक्टर। तो जिन इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी है वो पहुंचेंगे? नहीं है, वो नहीं पहुंचेंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई दिस करंट आल्सो डिक्रीजेस। अगर आप ये नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो ये एनर्जी बढ़ता जाएगा। मतलब यहां पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड था अब वो बढ़ता गया। पहले आइनॉक्स थिएटर का टिकट सपोज 80 रुपीज था तो बहुत सारे लोग पहुंचते थे। अब वो रिक्वायरमेंट बढ़ गया, वहां पहुंचने के लिए अब 120 चाहिए तो पब्लिक कम हो गई, 150 चाहिए तो पब्लिक और कम हो जाएगी, 200 कर दिया टिकट तो पब्लिक और भी कम हो जाएगी। उस तरह से अगर आप इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा चाहिए। बराबर? तो पहले सपोज जब नेगेटिव पोटेंशियल कम था तो पहले 80 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते थे। दिस नंबर इज जस्ट टू इलस्ट्रेट, डू नॉट टेक इट सीरियसली। अब जब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए तो ये एनर्जी हो गई, ये 80 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते थे, अब पहुंचते 60 इलेक्ट्रॉन्स। जब नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए सपोज 10, और बढ़ाया तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और बढ़ाया तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है, 0 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। मतलब अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो फॉर वन नेगेटिव पोटेंशियल नो इलेक्ट्रॉन विल रीच एट दिस कलेक्टर। दिख रहा है ना? नो इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के ऊपर नहीं पहुंच रहा है। ओके, तो फॉर वन नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो और उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या, जब आपने इसका पोटेंशियल V जीरो कर दिया तभी करंट जीरो हुआ, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनके पास एनर्जी EV जीरो से ज्यादा नहीं है, अगर होती तो पहुंच जाते। मतलब कैन वी से कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी इससे थोड़ी सी ही कम है, यस और नो। क्योंकि इसी पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन ने यहां पहुंचना बंद कर दिया तो हम ऐसा बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन के पास इससे ज्यादा एनर्जी नहीं है। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी मैक्सिमम एनर्जी जानने के लिए ही हमने इस कलेक्टर को नेगेटिव किया कि भाई यहां से जो निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी है। पहले तो ये पॉजिटिव था, मतलब इलेक्ट्रॉन को पैसे दे रहा था, मतलब आइनॉक्स वाला अगर सबको पैसे देके फिल्म देखने आओ और पैसे ले जाओ तो सब पहुंच जाएंगे, जो भिखारी है वो भी पहुंच जाएगा, जो अमीर है वो भी पहुंच जाएगा, जो मर्सिडीज में घूमता है वो भी पहुंच जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी से निकलते थे उनको भी ईवी मिलता था, जो जीरो से निकलते थे उनको भी ईवी मिलता था। लेकिन अब उसने क्या किया, पैसे रख दिए कि यहां पहुंचना है तो इतना चाहिए, इसको नेगेटिव कर दिया, मतलब वहां पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब वो रेट बढ़ाता गया, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब एक पोटेंशियल ऐसा आ गया कि नो वन इलेक्ट्रॉन कैन रीच। अब 1 लाख रुपए का टिकट कर दिया तो जिसके पास 99,999 है, 0.99 है, वो भी वहां नहीं पहुंच जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V जीरो, इस पोटेंशियल पे यहां एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके पास इससे ज्यादा एनर्जी नहीं है। कितनी मैक्सिमम एनर्जी है, EV जीरो। क्लियर और नॉट? EV जीरो इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन हैज। अब देखिए, पहले में जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा था, सपोज ये अल्कली मेटल है सपोज, तो विजिबल लाइट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सपोज पहले मैंने ग्रीन लाइट इंसिडेंट की, तब जाके स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे ये मिला। अब मैं जो लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं वो ब्लू कर रहा हूं, मतलब मैंने क्या इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी। पहले क्या इंसिडेंट, ग्रीन इंसिडेंट किया था, अब मैं ब्लू इंसिडेंट कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी कि कम हुई? इधर वेवलेंथ बढ़ता है, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है रिवर्स में, मतलब ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो अगर मैंने हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन इंसिडेंट किए तो मुझे यह पता चला कि कलेक्टर को टू मेक करंट जीरो, कलेक्टर को ज्यादा नेगेटिव करना पड़ता है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। मतलब क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यस और नो? मतलब अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन इंसिडेंट करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, ये दिख रहा है ना आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई। यहां हमने सपोज फॉर एग्जांपल ब्लू, आप F1 F2 लिखना एग्जाम में, न्यू1 न्यू2 लिखना, मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू, ग्रीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लिखा है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए। चलो थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है पर चलेगा। और अगर आपने इंडिगो या वायलेट इंसिडेंट किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ रही है, तभी तो उनको रोकने के लिए कलेक्टर को ज्यादा नेगेटिव करना पड़ता है। लेकिन अगर ग्रीन लाइट ही रखते हो और आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो आपको यह पता चलता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ गया, लेकिन जब कलेक्टर को नेगेटिव किया, इंटेंसिटी बढ़ाई सिर्फ, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, कलर ग्रीन ही है, हाई इंटेंस लाइट किया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा। उसी तरह से ब्लू में भी अगर आपने इंटेंसिटी इतनी की तो करंट इतना मिला, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप दो ग्राफ में अलग अलग ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा हो तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम, ये करंट जो है आपने इंटेंसिटी बढ़ाई I1 से I2, I2 से I3, इंटेंसिटी बढ़ाई, क्लियर, इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट बढ़ा, I3 इज ग्रेटर देन I2, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम एवरी टाइम। अब आपने क्या किया, इंटेंसिटी सेम रखी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा। मतलब देखिए F3 F1 F2 F3,
यहाँ लिखते हैं F1, F2, F3, V03, V02, V01। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब इसको ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ता है, मतलब यहाँ से ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तभी तो उनको रोकने के लिए ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल करना पड़ा। क्लियर और नॉट? सो दिस आर सम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है। तो हमारी बुक में ये सब कुछ दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल का क्या रोल है, एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बताया। क्लियर और नॉट? अब देखिए, अगर ये कलेक्टर पॉजिटिव है तो सभी इलेक्ट्रॉन को ईवी एनर्जी मिलेगा, जो जीरो से निकला उसको भी ईवी मिलेगा, जो मैक्सिमम से निकला उसको भी ईवी मिलेगा। तो मुझे बताओगे आप कि अगर ये कलेक्टर पॉजिटिव है तो यहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी कितना वहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी ये रहा, यहाँ से एमिट होने वाले का मैक्सिमम एनर्जी ये रहा। तो यहाँ पे मैं EV0 डाल सकता हूँ। तो आप ये याद रखना, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू V0 है, डेटा में दिया है, और अगर ये कलेक्टर को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है, तो यहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी इतनी होगी और मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, EV होगी, क्योंकि ये जीरो है। मिनिमम इतनी पहुँचने वाले, जो निकलने वाले हैं उनकी मैक्सिमम ये है, और मिनिमम कितनी है, मिनिमम कितनी होती है, जीरो। निकलने वाले की मिनिमम जीरो, मैक्सिमम EV0, और पहुँचने वाले की मैक्सिमम ये वाली EV0 प्लस EV, और मिनिमम कितनी, EV। ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो ये बच्चों बहुत प्यार से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। कैन वेव थियरी एक्सप्लेन्स दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्योंकि देखिए, पहले रे ऑप्टिक्स आया, फिर वेव ऑप्टिक्स आया। अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स, बाय यूजिंग वेव ऑप्टिक्स हम डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन, ये सब हमने सक्सेसफुली एक्सप्लेन भी किया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया यूजिंग ह्यूजेंस वेवफ्रंट थियरी। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग दिस वेवफ्रंट थियरी? तो अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, ये जो इंटेंसिटी है, हाई इंटेंस लाइट इज अ हाई एनर्जेटिक लाइट। हाई इंटेंसिटी वाली लाइट के पास एनर्जी भी ज्यादा होता है, मतलब इट शुड एमिट, हाई इंटेंस लाइट शुड एमिट इलेक्ट्रॉन ऑफ हायर एनर्जी। लेकिन अभी हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में देखा कि आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। उसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से आप काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं कर सकते हो, जो एमिट हो रहा है, मतलब उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। क्योंकि अभी हमने देखा इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा, याद है ना, ये फॉर I1 इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल VO1 ही है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाए तो करंट बढ़ा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा। क्लियर? मतलब अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, हाई इंटेंस लाइट इज अ हाई एनर्जेटिक लाइट, इट शुड एमिट इलेक्ट्रॉन ऑफ हायर एनर्जी। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी शोज दैट कि देर इज नो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का जो एमिट हो रहा है, उसके बीच और इंटेंसिटी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपने हाई इंटेंसिटी वाला लाइट इंसिडेंट किया तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी मैक्सिमम एनर्जी में कोई फर्क पड़ा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स तो ये कहते हैं कि आप हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डालते हैं, पहले हमने F1 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डाली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ था फॉर अ गिवन इंटेंसिटी। अब आपने F2 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डाली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेव थियरी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या कहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डाल दी तो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकले। क्लियर और नॉट? अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, ये जो एनर्जी है इट इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर वेव फ्रंट। मतलब जितने रीजन में वेव एक्सटेंडेड है उतने रीजन में वो एनर्जी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
मतलब क्या होगा कि सपोज ये मेटालिक सरफेस है, जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होता है, इफ यू कंसिडर इट्स वेव नेचर, तो ये जो एनर्जी है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी यहाँ प्रेजेंट है सबके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी कलेक्ट करेंगे और बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, एनर्जी इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वेव। जिस रीजन में वेव एक्सटेंडेड है, मीन्स इन एंटायर वेव फ्रंट ये एनर्जी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करके एनर्जी धीरे धीरे एनर्जी कलेक्ट करेंगे और बाद में वो बाहर निकलेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ये कहता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो 10⁻⁸ सेकंड में स्टार्ट हो जाता है। मतलब दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, स्पॉन्टेनियस वी कैन से। क्लियर? ये इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट की इमीडिएट इमिशन स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने के लिए 6 महीने का वक्त चाहिए, 6 मंथ रिक्वायर्ड। अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, ऐसे न्यूमेरिकल भी है पीछे, कि इफ यू कंसिडर वेव नेचर, तो इलेक्ट्रॉन नीड्स 6 मंथ टू कम आउट फ्रॉम द मेटल। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या कहता है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट किया, देयर इज इमीडिएट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो ये भी वेव थियरी ये नहीं समझा सकता है। दूसरा वेव थियरी क्या कहता है कि जो लो इंटेंस लाइट है, इट इज अ वीक लाइट, उसके पास एनर्जी होता ही नहीं है, इट कुड नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या कहता है कि इंटेंसिटी कितनी भी हो, कितनी भी वीक इंटेंसिटी हो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी जो है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होके ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। क्लियर और नॉट? इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वॉट एवर द इंटेंसिटी। सो वेव थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या करें? वेव थियरी से तो हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा, इंटरफेरेंस पढ़ा, पोलराइजेशन पढ़ा। अब ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है वो तो वेव थियरी से बिल्कुल उल्टे हैं। तो अब आइंस्टाइन ने प्लैंक का जो हाइपोथेसिस था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ से एमिट होते हैं, तो वो एमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, क्वांटम ऑफ एनर्जी जिसे हम फोटोन कहते हैं। और अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी f है तो एक फोटोन का एनर्जी है h न्यू। तो प्लैंक ने ये बताया, उसने भी थियोरेटिकल स्टडी किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर स्टडी किया, और उसने ये बताया कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मेनली उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने ये सजेस्ट किया कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑसिलेटर होते हैं, एटॉमिक ऑसिलेटर, दे एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी बंडल, बट दे प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। एमिशन जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, प्रोपोगेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन उसने ये सब स्टडी करने के बाद उसने एक बताया कि आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट माई स्टेटमेंट। इसलिए उसका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी था उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया उस टाइम पे। लेकिन ये जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी हुआ, आइंस्टाइन ने इमीडिएटली प्लैंक का जो हाइपोथेसिस था उसको आगे ले गया, और आइंस्टाइन ने ये स्टडी किया, ये बताया कि नॉट ओनली एमिशन, लेकिन जहाँ लाइट एब्जॉर्ब होता है दैट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, एनर्जी बंडल, दैट इज फोटोन। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए जो आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, जिसे आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन कहते हैं, ओके, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन, उसमें क्या है, उसके जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो भी हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ से जब रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं, सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ सच एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी बंडल्स। हर एक एनर्जी बंडल का एनर्जी कितना होता है, हर एक फोटोन का एनर्जी h नहीं होता है। और यहाँ जब ये फोटोन इंसिडेंट होंगे तो दो बातें हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा,
या तो ये फोटोन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये एब्जॉर्ब हो गया तो एक ही बात होगी कि ये फोटोन जो है वो किसने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ने। तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली, एच न्यू। इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली, एच न्यू। तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली एच न्यू। इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। अब जो भी इलेक्ट्रॉन ये रेडिएशन में से फोटोन एब्जॉर्ब करेगा सबको एनर्जी सेम मिलेगी एच न्यू, लेकिन सबको बाहर जाने के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए। जिसको बाहर जाने के लिए सबसे कम चाहिए, कितनी कम चाहिए, वर्क फंक्शन जितनी, विल कम आउट विथ मैक्सिमम। तो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने क्या लिखा था, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और इसे हमने EV0 भी कहा था, EV0 भी कहा था, एच न्यू माइनस फाइव। फाइव क्या है, वर्क फंक्शन। फाइव क्या है, वर्क फंक्शन। इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। व्हाट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन, F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू जीरो लिखेंगे। तो व्हाट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन, एच न्यू जीरो, जिसे हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। तो हम फाइव जीरो की जगह भी क्या लिख लेंगे, बोलिए, वर्क फंक्शन लिख लेंगे। क्लियर और नॉट। तो एच न्यू जीरो, EV0, इससे डिवाइड करो दोनों साइड, इससे डिवाइड करो दोनों साइड, इससे डिवाइड करो दोनों साइड, हो गया ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये ग्राफ होगा न्यू जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि न्यू जीरो के पहले तो ग्राफ ही नहीं बनेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये न्यू जीरो है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। क्लियर, V वर्सेस न्यू का ग्राफ, इसका स्लोप जो होगा वो h बाई न्यू, h बाई ई होगा। क्लियर, इंटरसेप्ट, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो न्यू जीरो होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर और नॉट। अब ये इससे ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैसे प्रूव होते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एच न्यू बढ़ गया, ये तो फिक्स है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब एच न्यू बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ये बढ़ता है, तो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सही बात है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे। अब दूसरी बात, अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, तो वो मैं समझाना चाहता हूँ। अगर इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकंड, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकंड। क्लियर, इफ n photons incident on 1 meter square in 1 second of radiation having frequency nu, तो एक फोटोन का एनर्जी कितना, h न्यू, तो n फोटोन का कितना, nh न्यू। तो अगर दिस इज द एनर्जी इंसिडेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकंड, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। अगर n फोटोन इंसिडेंट होते हैं 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, NH न्यू। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, NH न्यू। क्लियर और नॉट। 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में n फोटोन इंसिडेंट हुआ, एक फोटोन की एनर्जी कितनी, h न्यू, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी, NH न्यू। मतलब दिस इज द एनर्जी इंसिडेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकंड। अब बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम, अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मतलब आप क्या बढ़ाते हो, ज्यादा फोटोन इंसिडेंट करोगे। अब पहले 4 फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, मैक्सिमम। अगर आपने फोटोन बढ़ा दिए, 8 फोटोन इंसिडेंट किए, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाई तो 8 फोटोन इंसिडेंट किए। फ्रीक्वेंसी सेम रखा, मतलब क्या सेम रखा, एच न्यू सेम रखा, मतलब इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये फिक्स तो ये फिक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रखा। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाया तो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, ज्यादा फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो। ज्यादा फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर, क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एब्जॉर्ब दिस एनर्जी। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट मिलेगा, इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट इसलिए ज्यादा मिलता है। क्लियर और नॉट। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या ज्यादा मिलता है, एनर्जी ज्यादा मिलता है। सो दिस इज अबाउट आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों, मैंने आपको आज बहुत कुछ पढ़ाया है। तो ये सब देखिए, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कम टाइम चाहिए, लेकिन आप इस लेक्चर को 2 बार देखना,
तो दिस इज द लेक्चर फॉर वेडनेसडे एज वेल एज थर्सडे। 2 दिन के लिए लेक्चर है ये, आप एक बार देखना, पढ़ना, समझना, बहुत कुछ। तो बीच में एक ब्रेक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2 लेक्चर का काम हुआ है, ये सिर्फ देखना है, पढ़ना है, समझना है। अब मैं टेक्स्ट बुक में से एक एक लाइन रीड करूंगा तो आप वीडियो बंद करके बैठ जाओगे, मुझे पूरा पता है। तो 11.6 टॉपिक तक आधा चैप्टर ऑलमोस्ट आई कैन से आई हैव कंप्लीटेड दिस हाफ ऑफ द चैप्टर। क्लियर? तो बिल्कुल प्यार से देखना, अगर कुछ भी डाउट है तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए गुड बाय।